तेज हुआ कर्नाटक का चुनावी रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया विशाल रोड शो। पीएम की झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। बादामी और हावेरी में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली है कांग्रेस का चुनावी एजेंडा। कर्नाटक के चुनावी प्रचार में सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियां और रोड शो। भाजपा नेता अमित शाह ने भी जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका ने प्रचार की कमान संभाली। अन्य दलों का भी प्रचार अभियान जारी। मणिपुर में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है केंद्र सरकार। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने कहा घटना में 28 से 30 लोगों के मारे जाने की सूचना। 10 और लोगों को किया गया गिरफ्तार। मणिपुर में स्थगित हुई नीट की परीक्षा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की शांति की अपील। दिल्ली में शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर 10 मई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई से पहले ईडी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय का हुआ राज्याभिषेक। वेस्टमिंस्टर एबे में आर्क बिशप ने पहनाया ब्रिटेन के राजा का ताज। दुनिया भर के करीब 2000 मेहमान बने साक्षी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की समारोह में शिरकत। पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने रचा इतिहास। 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 68.62 मीटर थ्रो के साथ बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। कर्नाटक में चुनाव पूरे शबाब पर है। आखिरी दौर में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान खुद संभाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ आया। शनिवार को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया तो जैसे फूलों की बरसात हो गई। सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। युवाओं में प्रधानमंत्री के रोड शो का खासा जोश देखा गया। This is the first time I saw Modi. Very excited. He's a very charming person. It was amazing, and it was my first time being in any of the road show. And to be honest, I felt that political parties paid for people to gather here. But when I went inside the crowd, it was all, ingenious and not paid for. And I was surprised to see Biggest festival of India is democracy, I can say. So we are expecting a huge majority for BJP. See, we have not seen anything like this before. First time we are seeing such a huge, and up to Jayanagar is a sophisticated area. Usually people don't come for such crowds. And first time I have been standing here for so long, for 2 hours I have been standing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बादामी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में जो जनसैलाब देखा है, उसके बाद वो कह सकते हैं कि कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को चुनावी हथियार बना रही है। वो अपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी।
तुष्टीकरण, अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी, बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना पड़े तो मोदी को गाली। भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने हावेरी की जनसभा में भी कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। कांग्रेस पूरा चुनाव ही इसी गारंटी पर लड़ी थी, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है। कांग्रेस पर हमले को और धार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पता है कि गरीबी क्या होती है, इसलिए वो गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक का जोश और उमंग बता रहा है कि राज्य में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार तय है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आज भी देश दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने की हिम्मत नहीं करते। ये सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं। पीएम ने कहा कि यही गुलामी की मानसिकता है जिससे आज भारत बाहर आ रहा है। बेंगलुरु में आशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सत्ताधारी भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कैसा रहा आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता चुनाव में प्रचार की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने शनिवार को चिक्काबल्लापुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने नड्डा का अभिवादन किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अमित शाह ने बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर साल 10,000 रुपए किसानों के खाते में डाल रही है। हमारी डबल इंजन सरकार हर साल 10,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डाल रही है। अब तक 15,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम ये डबल इंजन सरकार ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर और उडुपी में रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। योगी ने इसके साथ ही चिक्कामंगलुरु और पुत्तूरू में रैलियों को भी संबोधित किया। एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस जनता की आस्था का अपमान कर रही है। पहले उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया और अब वे अपने घोषणा पत्र में बोलते हैं कि सत्ता में आने पर पीएफआई को मुक्त करेंगे और बजरंग दल को बैन करेंगे। एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कोडागू में भाजपा के लिए प्रचार किया। उन्होंने डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया को टीपू सुल्तान के मुद्दे पर घेरा।
उन्होंने कहा कि ये लोग टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की बात करते हैं। शर्मा ने कहा कि अगर इन्हें जयंती मनानी है तो वे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। आज सिद्धारामैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उधर कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेलगावी और चिक्कोडी में चुनावी रैली को संबोधित किया। बेलगावी में राहुल ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 5 वादे पूरे किए जाएंगे। इस बार हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। 5 वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है। पहले दिन ये 5 काम हो जाएंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार की प्रमुख सोनिया गांधी ने भी कर्नाटक चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। सोनिया शनिवार को बेलगावी पहुंची, जहां उन्होंने कई चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया। सोनिया लंबे समय के बाद किसी चुनाव प्रचार में नजर आईं। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने बेंगलुरु में प्रेस को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में बदलाव की लहर है। Now the people of this state have to decide, and I'm sure they have decided that they are going to vote for political stability in the state so that you see development. कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में कुल 5,21,73,579 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में प्रचार का दौर जैसे जैसे अंतिम दौर में पहुंच रहा है तो कर्नाटक के सियासी रण में राजनीतिक दलों के महारथी उतरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके
2 सोखता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। इस बीच मणिपुर के हालात को देखते हुए इस राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित था। ये परीक्षा नीट की थी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। शनिवार को इंफाल घाटी में जनजीवन सामान्य नजर आया और ज्यादातर बाजार और दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर वाहन भी दौड़ते दिखाई दिए। इस बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती देखी गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। सेना ने फ्लैग मार्च किया। म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में सेना ने हेलीकॉप्टर से निगरानी बनाए रखी। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। 2-3 दिन पहले स्थिति बहुत खराब था, लेकिन अभी धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छा हो गया है। सिक्योरिटी फोर्स आने से और दिन रात ये कुछ अच्छी तरह फोर्स ने अपना काम किया है, तो इसी के वजह से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आया है। और ऑर्डर्स भी अभी हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छा एक्शन लेना है। पहले से अपना जो टेम्पर था वो बहुत कम हो गया है। The executive magistrates, the senior officers of the police, paramilitary and Assam Rifles, they are now trying to outreach in the far-flung areas, foothills, and trying to identify those people who are involved in the violence and crime and arrest them. In the process, 84 surrendered arms have been recovered till now, and 10 more persons have been arrested today. Confirmed death cases are 28 to 30, and further we are verifying. इस बीच मणिपुर के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा स्थगित कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित था। ऐसे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र लिखकर मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया था। NEET has already circulated to postpone the center in Manipur. There are 2 centers, one in Imphal and another in Sandal district. And candidates are appearing about 8,751. Because of the situation, they are not able to join the examination as per schedule to be held tomorrow. So I am very happy, and I will inform the student and parent not so that disappoint on this ongoing. इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मणिपुर में हुई हिंसा से निपटने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। किरेन रिजिजू ने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ वायलेंस हुए हैं उसके लिए
भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है। भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, सीनियर मंत्री हैं, तो मैं इस नाते अपील करता हूँ कि बिल्कुल शांति आना चाहिए और जो होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में जैसे शांति बहाल करने के लिए जो फोर्सेस का तैनात किया गया है, बाकी अरेंजमेंट किया गया है, उसको सब उसको समर्थन करें, योगदान करें। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, कांगकोपकी और तेंगनौपाल जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य में मैती समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया था। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने इस रैली का आयोजन किया था। इस दौरान हिंसा भड़कने का मामला सामने आया था। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिल्म द केरला स्टोरी पर छिड़ी बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो फिल्म के विरोध पर उतारू है। फिल्म पर सियासत भी जारी है। सवाल यह भी उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार रहे लोग आज इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं। वो तुम्हें अपनाएंगे भी नहीं और इस बच्चे को भी नहीं गिरा सकती हो। फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज के दूसरे दिन भी फिल्म को देखने के लिए थिएटरों में खूब भीड़ जुट रही है, लेकिन एक वर्ग फिल्म के विरोध पर अब भी उतारू है। खास बात है कि यह विरोध धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक है और कांग्रेस समेत कुछ सियासी दल फिल्म के विरोध के जरिए सियासी नफे की उम्मीद कर रहे हैं। केरल के कुछ हिस्सों के अलावा तमिलनाडु में भी फिल्म का विरोध किए जाने की खबरें हैं। इस बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और शुक्रवार को बम्पर कलेक्शन के बाद शनिवार को भी फिल्म देखने के लिए लोग थिएटरों में खूब जुटे और महज 40 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बड़ी व्यावसायिक फिल्मों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। खास बात है कि महिलाएं फिल्म पर खुलकर बात कर रही हैं। कर्नाटक चुनावों में भी फिल्म एक मुद्दा बनी हुई है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि यह फिल्म आतंकवाद की बदसूरत सच्चाई को दिखाती है। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है और कांग्रेस आतंकवाद पर बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है और आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंक का बचाव किया है। पीएम के इस कथन के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनावों में फिल्मों का जिक्र करने के लिए पीएम और बीजेपी का विरोध किया। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना बेस खत्म कर चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार यहां पर काबिज होगी। ऐसे में वो चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका जाए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए फिर सवाल किया कि ये फिल्म सच दिखाती है और कांग्रेस इस सच को आखिर छिपाना क्यों चाहती है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। बजरंग बली पर भी कांग्रेस के जो बयान आए वो इतने शर्मनाक थे। द केरला स्टोरी में अगर ये सच्चाई बताएगी कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को किस तरह से अपने झांसे में फंसाया जाता है, एक सच्चाई बताई गई है और ये कितना बड़ा रैकेट आतंकवाद को बल देने के लिए है और हिंदू बेटियों के साथ जो किया जाता है उसकी भी एक सच्चाई घटनाएं बताई गई है। आखिरकार कांग्रेस सच्चाई को क्यों छिपाना चाहती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी
ये फिल्म उजागर करती है, ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी लव जिहाद पर केंद्रित फिल्म द केरला स्टोरी में 3 महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, जिनका ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता है। इसके बाद वो आतंकी संगठन ISIS से जुड़ गईं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। पहले फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग अदालत से की गई, लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से मुंह की खाने के बाद अब विरोध सड़कों पर आ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले लोग आखिरकार द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से क्यों घबरा जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु चिदम्बरम नटराज मंदिर के पुजारियों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ रहा है। प्रदेश के राज्यपाल RN रवि ने आरोप लगाया कि राज्य के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने चिदम्बरम नटराज मंदिर के पुजारियों के खिलाफ बाल विवाह की झूठी शिकायतें दर्ज की हैं। हाल ही में एक अंग्रेजी दैनिक को दिए एक साक्षात्कार में राज्यपाल ने आरोप लगाया था कि शिकायतें बदले की भावना से की गई और बाल विवाह की कोई वास्तविक घटना नहीं हुई। राज्यपाल ने दावा किया था कि इन झूठे आरोपों के परिणामों स्वरूप लड़कियों के माता पिता को गिरफ्तार किया गया और नाबालिग बेटियों का जबरदस्ती अस्पताल में उनका कौमार्य निर्धारण करने के लिए विवादास्पद 2 फिंगर टेस्ट भी किया गया। राज्यपाल ने कहा कि इनमें से कुछ लड़कियों ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। राज्यपाल के दावों के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक डॉक्टर C शीलेंद्र बाबू पुलिसिया कार्रवाई का बचाव करते नजर आए हैं। एक बयान में उन्होंने नाबालिगों के 2 फिंगर टेस्ट की बात को नकार दिया है। हालांकि DGP ने पुजारियों पर की गई कार्रवाई को सही करार दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक CD, DVD या फिर पेन ड्राइव में सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी फाइल करने का भी निर्देश दिया है। और ब्रिटेन में आज किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के मौके पर ब्रिटेन में एक भव्य शाही आयोजन की परंपरा है। इस खास मौके पर दुनिया भर के करीब 2000 मेहमानों ने राज्याभिषेक का हिस्सा बनने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लिया।
और भारत के पैरा एथलीट सुमित अंटिल ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सुमित अंटिल ने 68.62 मीटर थ्रो का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पुरुषों के जेवलिन थ्रो F54/64 श्रेणी में 70.17 मीटर थ्रो के साथ नया कीर्तिमान बनाया। इस रिकॉर्ड के साथ सुमित ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।